नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी की इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे हिंदी के इतिहास के बारे में। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है। चलिए देखते हैं हिंदी के इतिहास के बारे में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में, राजभाषा कैसे बनी उसके बारे में, और थोड़ा बहुत हमारी सरकार ने हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या काम किया उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। भारत में जो सबसे पुरानी लिपि है उस लिपि में नाम आता है ब्राह्मी लिपि का। इस लिपि को आप याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि का। बेसिकली कहा जाता है कि जो आर्य थे, यहाँ पे समय दिया हुआ है, देखिए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक भारत में ब्राह्मी लिपि ही चलती थी। तो इस लिपि का कहा जाता है कि आर्यों की ये लिपि थी और इसी में उन्होंने सब रचनाएं की थी। तो जो वेद की रचना हुई थी वो भी ब्राह्मी लिपि में हुई थी। भाषा संस्कृत ही थी, संस्कृत भाषा थी, लेकिन उसको लिखने का जो तरीका था वो ब्राह्मी लिपि में था। अब ब्राह्मी लिपि से क्या हुआ, एक और लिपि थी भारत में जो चलती थी, खरोष्ठी। ये भी एक लिपि थी, लेकिन ये भारत में ज़्यादा न रह के इधर उधर ज़्यादा निकल गई। ये मध्य एशिया में भी कुछ जगह पे इससे लैंग्वेज बनती हैं, कुछ आपका साउथ ईस्ट एशिया में जो देश हैं वहाँ पे भी इससे एक दो लैंग्वेज बनती हैं। तो खैर इसका ज़्यादा भारत में भी नहीं है। तो खरोष्ठी एक थी और एक ब्राह्मी लिपि थी। ये दोनों शुरू के टाइम से ही थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी। अब ब्राह्मी लिपि क्या क्या हुआ भाई, इस टाइम पे आके जब 1500 ईसा पूर्व में आ गए, तो मैंने पहले भी कहा था आपसे कि बुद्ध महाराज का जन्म हुआ, तो उन्होंने अपनी एक पाली भाषा पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया उन्होंने, क्योंकि उनके लिए ब्राह्मी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। भाई ये मुश्किल है भी, क्योंकि इसमें चिन्ह ज़्यादा हैं, उन्हीं से बनती थी। हर एक भाषा जब लगती है कि भाई ये मुश्किल है तो इसको चेंज कर लो, तो उन्होंने अपना उस टाइम की जो भाषा थी पाली की तरफ कर दी। हाँ, कुछ जगह पे एक ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, कुछ जगह पे बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उसमें इस लिपि को लिखा हुआ है धम्म लिपि, धम्म लिपि। अब देखिए उन्होंने लिखा हुआ तो उन्होंने सोच समझ के लिखा होगा, लेकिन ये गलत है। धम्म लिपि का इससे कोई मतलब नहीं है। धम्म लिपि वो इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि अशोक के जो पत्थर हमें मिले हुए हैं जिन पे उसने अपने उपदेश कही है, जिसमें उसने अपनी बातें लिखवाई थी, अपना प्रचार प्रसार की बातें लिखवाई थी, वो सब इसी ब्राह्मी लिपि से ही जुड़े हुए लिखे थे। और इसी से मेरे को क्वेश्चन याद आ गया, वो कौन था जिसने ब्राह्मी लिपि को पहचाना था सबसे पहले कि भैया ये तो ब्राह्मी लिपि है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आप पता करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि भैया ब्राह्मी लिपि किसने पहचानी थी सबसे पहले। मैं वो बताऊंगा ही नहीं अब। तो धम्म लिपि लिखा जाता है लेकिन गलत है, इसका सही नाम ब्राह्मी लिपि है। अब वो होता है ना, हमारे भारत में एक प्रॉब्लम है कि हम सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि औरों से हम बहुत बड़े हैं, औरों से ज़्यादा बड़े हम हैं। तो इसीलिए बौद्ध धर्म भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए लिखता है कि देखो जी मैंने ही पढ़ाई की शुरुआत करी थी। ऐसा नहीं है, उससे पहले भी पढ़ाई थी, उसके बाद भी पढ़ाई है। तो वो धम्म लिपि गलत नाम है, इसका सही नाम है ब्राह्मी लिपि। अब कोई लिख रहा है तो मैं मना नहीं कर सकता उसे, भैया वो लिखने का उसका अधिकार है, भारत है, पूरी छूट है। तो ब्राह्मी लिपि अभी 500 ईसा पूर्व के आसपास आके, क्योंकि चेंज हर जगह चलता है तो यहाँ पे भी चला, और यहाँ पे आके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। भारत की जितनी भी भाषाएं आज की तारीख में है, लगभग ये मान के चले वो ब्राह्मी लिपि से ही जनरेट हुई हैं। उन सबकी लिपि ब्राह्मी लिपि से जनरेट हुई है। तो ये दो पार्ट में बढ़ जाती है, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। दक्षिण ब्राह्मी से जो निकलती हैं भाषाएं, लिपि जो निकलती है, तमिल लिपि निकलती है, इसी से तमिल भाषा बनती है। कलिंग लिपि, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ग्रंथ लिपि, ये सब जो है ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। सेम ऐसे आप इधर आ जाइए, उत्तर ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी किस पे आती है, गुप्त लिपि पे आके रुक जाती है। गुप्त लिपि यानी कि जो ये चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और ये थे, ये जो गुप्त साम्राज्य था, इसके आने से पहले ही उत्तर लिपि में और दक्षिण लिपि अलग अलग हो चुकी थी। फिर उसके बाद गुप्त लिपि चली कुछ दिन। गुप्त लिपि के बाद जो है सिद्ध मातृका लिपि चली, ये भी ज़्यादा नहीं, ये 200 साल, ये 200 साल चली। फिर आ गई कुटिल लिपि, ये तो बेचारी 100 ही साल चल पाई। लेकिन कुटिल लिपि ने क्या किया, अगर भाषाओं की बात करें तो इनमें जो भाषाएं थी, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, उत्तर और ये जो ब्राह्मी थी इसमें आप पाली भाषा को देख सकते हैं। गुप्त लिपि के आसपास आप जो है प्राकृत भाषा को देख सकते हैं। सिद्धात्मक जब आनी शुरू हुई तो आप भ्रंश और अवहट को देखना शुरू करेंगे। कुटिल लिपि भी अवहट के आसपास की थी, मतलब अवहट लिखा जाता था उसमें। फिर उसके बाद जो है अपनी आई नागरी। ये नागरी बेसिकली देवनागरी है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। देव इसलिए जुड़ गया इसके साथ, नागरी लिपि है। देव क्यों जुड़ा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा थी वो देवताओं की भाषा थी। संस्कृत भाषा जो थी वो देवताओं की भाषा थी, और
संस्कृत पहले लिखी जाती थी किस में, ब्राह्मी लिपि में। उसके बाद जब नागरी लिपि आई तो संस्कृत को किस में लिखा जाने लगा, नागरी में। तो अब देवताओं की भाषा मानी जाती थी कि भाई संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो इसलिए इस लिपि को भी इसके साथ में जोड़ दिया गया देवनागरी। तो इसलिए यहाँ पे ये देवनागरी लिपि हो गई जो 800 के आसपास आई। ये बात समझ में आई नहीं है? तो अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई साहब जब वेद लिखे गए थे वो तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, भाषा संस्कृत थी लेकिन लिपि ब्राह्मी थी। ये फिर अब नए तरीके से संस्कृत कैसे लिखी गई? भैया लिखी नहीं गई है, वो सिर्फ कन्वर्ट की गई है। वो कन्वर्ट कैसे की गई है उसका बताता हूँ तरीका क्या है। ये क्वेश्चन बहुत सारे मेरे भी दिमाग में आया था, मैं खुद चकरा गया। मैंने कहा ये कैसा हो गया संस्कृत, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये क्या चल रहा है। जब मैंने पढ़ा तब समझ में आया तरीका क्या है उसका, मतलब हुआ कैसे वो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो हुआ कैसे कि जब ये ब्राह्मी लिपि में संस्कृत लिखी जाती थी, यानी कि जो संस्कृत भाषा थी ये लिखी किस में जाती थी, ये लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि में। तो जो वेद शुरू में लिखे गए या जो भी उस टाइम का जो भी साहित्य है या जो भी लिखा गया वो सब किस में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि से दक्षिण ब्राह्मी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब निकली। तो ये सारे के सारे जो वेद थे ये कन्वर्ट करे, उन लोगों ने मेहनत करी उस लिपि से, ब्राह्मी लिपि से संस्कृत भाषा का उन्होंने कन्वर्जन किस में किया, अपनी तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में। यानी कि उसके बाद जो वेद कन्वर्ट हुए वो किस में कन्वर्ट हो गए, तमिल, कलिंग और तमिल, तेलुगु में, आप जो भी मानना है इन सब में कन्वर्ट किए उन्होंने, जो पुराने लोग थे। उसके बाद जब पुराने लोगों का उन्होंने कन्वर्ट करे, उसके बाद आ गई नागरी। तो संस्कृत किस में लिखी जाने लगी, नागरी में। तो ये सारे वेद वापस जो कन्वर्ट हुए वो वापस आके देवनागरी में कन्वर्ट किए गए। कन्वर्ट मतलब उस टेक्स्ट को देवनागरी लिपि में लिखा गया। तो इसीलिए बहुत बार हम सब के साथ क्या होता है, हम नॉर्थ इंडियन के साथ खास तौर पे होता है कि जब भी जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उनमें अगर साउथ इंडियन पुट हो तो हमें लगता है ओ ये तो ओरिजिनल है भाई, ये सही तरीके से बोल रहे हैं। और जब हम इधर के नॉर्थ इंडियन लोग बोलते हैं तो कहते हैं ना संस्कृत को बोलने का भी तरीका अलग होता है। वो तरीका नहीं है, क्योंकि उनकी लिपि अलग थी, हमारी लिपि अलग है, कन्वर्जन हमारे में हुआ तो इसलिए हमें लगता है कि यार वो ज़्यादा सही शुद्ध उच्चारण करते हैं। ऐसा नहीं है, उच्चारण वो भी रूपांतरित करते हैं और हम भी करते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि जो देवनागरी में संस्कृत लिखी गई है वो सारी की सारी तमिल और तेलुगु से कन्वर्ट करके लिखी गई है। इसीलिए बहुत सारे तमिल वाले जो लोग हैं ना, खासतौर पर तमिल, उन लोगों को क्या लगता है कि संस्कृत जो आज की संस्कृत है हम तो उससे बहुत पुराने हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है तमिल वो सबसे अच्छी है। लैंग्वेज सब बराबर है, लैंग्वेज कोई अच्छी बुरी नहीं है, सब लैंग्वेज बराबर है। निकली सब कहाँ से, सबकी माँ कौन है, ये ब्राह्मी लिपि है। और भाषा कौन सी थी, संस्कृत। तो जो भाषाओं में सबसे ऊपर श्रेष्ठ है वो संस्कृत भाषा है। लिपि ब्राह्मी थी, समझ में नहीं आती थी, चिन्ह ज़्यादा थे, गोल घुंडी ज़्यादा घूमती थी। मैं जो भी बोल रहा हूँ इसके जस्ट सेकंड बाद मैं अपने वीडियो में एक आपको ब्राह्मी लिपि का एक फोटो डाल के दूंगा, तब आप देखिएगा उसको कि वो कैसी लगती है। और उसके बाद आजकल की जो संस्कृत है वो आपको दोनों का अंतर नजर आ जाएगा कि कितना अंतर है। अच्छा अभी हम कहाँ पहुंच गए थे, नागरी पे पहुंच गए। तो नागरी क्या हुआ, ये जो कुटिल लिपि थी दो हिस्सों में बटी, एक नागरी में और एक शारदा लिपि में। नागरी में भी दो शाखाएं होगी। नागरी में इसकी कितनी शाखाएं होगी, दो शाखाएं, एक पश्चिमी शाखा जो देवनागरी बेसिकली है, और एक पूर्वी शाखा। और पूर्वी शाखा से कौन बना, बंगला भाषा बनी, आसमी बनी, उड़िया बनी। इसीलिए आप देखना बंगला भाषा या असमिया भाषा की जो लिपि है वो नागरी है। अब बात आती है इधर शारदा लिपि। शारदा लिपि से बनी गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी बनी, और भी है, ऐसा नहीं है कि यही खाली बनी है, पर हाँ ये है कि ये मेन है। गुरुमुखी किसमें, पंजाबी में ब्राचड़ वाला, अपभ्रंश ब्राचड़, कश्मीरी वाला। तो ये जो है अपना पूरा लिपि का विकास है कि लिपि कैसे कैसे बनी। इनसे अलग ऐसा नहीं कि खाली यही ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्ठी जैसे मैंने नाम लिया खरोष्ठी थी, और भी बहुत सारी लिपियां हैं, लेकिन जो मेन भारत में चलती हैं वो यही चलती हैं कि भाई तमिल, तेलुगु, मेन तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब द्रविड़ परिवार की हैं, ये सारा द्रविड़ परिवार है। और ये अपना जो है इधर भारोपीय परिवार में आ जाती हैं, क्योंकि भारत और यूरोप की भाषाओं में गिनी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब की सब किससे चली थी, सबकी माता कौन है, ये ब्राह्मी लिपि है। तो भैया आदि जननी संस्कृत भाषा, आदि जननी लिपि अगर बात करी जाए तो ब्राह्मी। अब आप कहोगे भाई ये लिपि और भाषा करे जा रहा, होती क्या चीजें लिपि और भाषा, कुछ नहीं। मुझे अगर आपको अपनी बात कुछ समझानी है
तो मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ, एक मैं बोल के समझा सकता हूँ और एक मैं लिख के समझा सकता हूँ। तो जो भाव होता है, अगर मैं इसको अभी जैसे लिपि की बात है, लिखित यानी कि अगर मैं लिख के आपको अपना भाव या विचार प्रकट कर रहा हूँ या समझा रहा हूँ तो उसको कहा जाता है लिपि। और अगर मैं बोल के यानी कि अपने उच्चारित करके, ध्वनि को उच्चारित करके मैं अपने भाव और विचार आपको प्रकट कर पा रहा हूँ तो उसे कहते हैं भाषा। इसीलिए लिपि क्या होती है? लिखित होती है। और भाषा क्या होती है? श्रव्य होती है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आप, हाँ एक चीज़ और खास तौर पे याद करिएगा भाई, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने पास, या कहीं अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है तो उसमें मार्क कर लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मेहनत से इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत सारी किताबों से इकट्ठा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपके पास जो किताब हो उसमें एक आधी बात ज़्यादा हो, एक आधी कम हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि 7-8 किताबों से निकालने के बाद, अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक नोट आप बनाते चलिए। बगैर नोट बनाए मुझे नहीं लगता कि फिर पढ़ाई होती है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। सब वीडियो सब भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी भूला हूँ बहुत बार, तो आप भी भूल जाएंगे, इसलिए लिखिएगा ज़रूर। अब लिपि भी बन गई और उसका प्रचार प्रसार भी होने लगा, लेकिन फिर भी भारत में हिंदी को अपने रूप में आने में बहुत टाइम लगा। उसका कारण क्या था कि भाई पहले तो मुगल आ गए, 800-900 के आसपास में देवनागरी लिपि बनी, मतलब नागरी लिपि बनी। उसमें जब संस्कृत का कन्वर्जन कर दिया, संस्कृत आ गई तो देवनागरी हो गई वो, इसलिए उसको देवनागरी बोलने लगे। ये मैंने बताई दी आपको। लेकिन भाई मुसलमानों के जाने के बाद जब उनका राज खत्म हुआ तो अंग्रेज आए, और अंग्रेजों में भी हिंदी को बड़ी फाइट करनी पड़ी, नागरी लिपि को बहुत फाइट करनी पड़ी अपने अस्तित्व के लिए, ये बात बहुत तय है। वो फाइट क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अंग्रेजों का क्या था कि फारसी, भाई उनका पहले से जो व्यापार चल रहा था फारस के साथ, मतलब आजकल के ईरान और तुर्की के साथ चल रहा था, तो उनको फारसी थोड़ी थोड़ी आती थी, इसीलिए वो फारसी पे ज़्यादा जोर देते थे। और ये जो हिंदी में जो ये उर्दू का जो घालमेल किया ना, ये अरबी फारसी का जो घालमेल करके उर्दू पैदा करी है, एक ये आदमी था जॉन गिलक्राइस्ट, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉन गिलक्राइस्ट। कहाँ पे थे ये? फोर्ट विलियम कॉलेज में आए थे, सन 1800 से 1854 के बीच में थे। तो सन 1800 के आसपास में इन्होंने क्या किया था, हिंदी में फारसी और अरबी के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया था, फारसी और अरबी। तो अरबी फारसी की वजह से हिंदी अरबी फारसी में लिखी जाती थी, पहले भी लिखी जा रही थी, लेकिन उसको सही से उर्दू बना दिया कि इन्होंने, इन जॉन गिलक्राइस्ट भाई साहब ने। फोर्ट विलियम कॉलेज था, कलकत्ता में है ये कॉलेज, आजकल तो इसका नाम कोलकाता हो रखा है, कोलकाता। तो ये वहाँ की देन है कि उर्दू आ गई। अब इन्होंने क्या कहा, और इसका कारण भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है हिंदी के 3 तरीके बता दिए कि भाई 3 तरीके की शैली हिंदी की। सबसे पहली दरबारी या फारसी शैली, दूसरी हिंदी शैली, अब तीसरी के लिए बात करते हैं। इन्होंने क्या करा, उसको बताने से पहले इन्होंने कहा कि जो फारसी है वो बड़ी दुरूह यानी कि बड़ी मुश्किल है। इसीलिए आप लोगों ने या आपके बड़े लोगों ने, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़ा लिखा जो आदमी होगा उसके लिए फारसी भी मुश्किल नहीं है। कहावत का मेन सारी है। और हिंदी जो है वो गवारू है। हो सकता है जॉन गिलक्राइस्ट को कोई टकर गया हो हरियाणा वेस्टर्न यूपी का ठेठ। जॉन गिलक्राइस्ट हो सकता है पानी पीने आया हो, किसी चौधरी के घर पहुंच गया हो, तो चौधरी ने कहा होगा भाई रोटी रट्टी खावागा, उन्होंने कहा होगा हाँ जी, उन्होंने कुछ अंग्रेजी में कहा होगा, उसकी समझ में नहीं आई, तो उसने अपनी खड़ी बोली है हरियाणी में कह दिया होगा उससे, अरे के है, क्यों बयान कर रहा, सीधा सीधा बता के खावागा। तो ऐसी सुन के जो है जॉन गिलक्राइस्ट को लगा होगा अरे भाई ये तो बहुत गवारू आदमी है, ये तो भाषा बहुत गवारू है। तो उन्होंने जो हिंदी है, हिंदी को गवारू बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी बहुत वैज्ञानिक भाषा है। ये बात आजकल के बच्चे समझ जाएंगे जो हिंदी पढ़ेंगे। जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा। ध्वनि यहाँ से निकलती है, टै को टै ही बोला जाएगा, दुनिया में कहीं भी घूम लो, बोला भी उसी तरीके से जाएगा। अंग्रेजी को आप ए कहीं गायब कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी ये जी गायब हो गया वो गायब हो, यहाँ कुछ गायब नहीं होता। अगर कोई नुक्ता भी लगेगा ना हिंदी भाषा में यहाँ पे ऊपर, तो वो भी आपके ध्वनि में निकलेगा। याद रखना इस बात को। इसीलिए कहता हूँ हिंदी वैज्ञानिक भाषा, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। खैर, हिंदी शैली। अब उन्होंने कहा कि भैया फारसी तो क्या है, दुरूह है, यानी बहुत मुश्किल है, हिंदी गवारू है। तो उन्होंने बीच की भाषा निकाली, वही कि हिंदुस्तानी शैली, जिसमें अरबी फारसी भी हो गई, हिंदी के भी शब्द हो गए, तो लो जी बीच की भाषा निकाल दी हमने। खैर, उसके बाद हमारा एक दोस्त आया विलियम प्राइस।
अच्छा, ये बीच की भाषा में भी उर्दू हुई का ज़्यादा पुट था। तो उसके बाद हमारे एक भाई साहब दोस्त आए विलियम प्राइस, ये बहुत अच्छे आदमी थे, इन्होंने हमारे लिए काम किया। और 1823 में इन्होंने क्या किया, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में आए थे ये भी, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो गलत बात है कि आप बिल्कुल लिपि को ही एकदम ये कह रहे हो कि नहीं यार ये तो गंवार हुआ, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने नागरी लिपि पे जोर दिया कि नहीं जी, आप हिंदी लिखिए और नागरी लिपि में लिखिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी फारसी में लिखेंगे, अरबी में लिखेंगे, नहीं, आपकी भाषा है, आपकी लिपि है, आप अपनी लिपि में लिखिए। तो इन्होंने जोर दिया और इसीलिए विलियम प्राइस के प्रयास से ही क्या हो गया कि नागरी लिपि को थोड़ा सा जोर मिला और हिंदी जो है नागरी लिपि में ज़्यादा लिखी जाने लगी। इसीलिए जो हिंदुस्तानी शैली थी ये हिंदी शैली की तरफ थोड़ा सा मुड़ गई। उसके बाद अंग्रेजों की एक अदालत का वो आया फरमान 1837 में। ये सन याद रखिएगा जरूर, ये सन याद रखिएगा, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज का ये वाली जो चीज़ है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज से उर्दू वाला, ये एक जगह पूछा हुआ था किसी एग्जाम में, था तो कोई ऐसे ही लोकल था एग्जाम पर पूछा था। तो अदालत का संबंध आया 1837 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा कि भैया जो अपनी अदालत है ये बांग्ला भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है, बांग्ला और हिंदी दोनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन बांग्ला भाषा का तो उदय ही मान लीजिए कि इसके बाद बहुत तेज़ी से हुआ है। तो अदालत का जो आदेश आया 1837 में आया और उसने क्या कहा कि भैया जो हमारी अदालतें हैं जिसमें पहले अंग्रेजी में काम हो रहा था, अंग्रेजी भाषा में काम हो रहा था, वहाँ पे या फारसी भाषा में काम हो रहा था, वहाँ पे फारसी के साथ साथ जो देसी भाषाएं हैं उनको भी इंक्लूड करा जाएगा, फारसी के साथ साथ देसी भाषाओं को स्थान दिया जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, दो काम हुए हमारे पास कि बांग्ला और हिंदी दोनों का प्रयोग बढ़ने लगा और इनका प्रचार प्रसार खूब हुआ। और बांग्ला और हिंदी का ही क्यों हुआ, क्योंकि पहले जो अंग्रेज थे वो कलकत्ता में थे, कलकत्ता में कौन सी भाषा थी, देसी भाषा कौन थी वहाँ की, बांग्ला। तो जब उन्हें लगा कि तो उनकी अदालतों में बांग्ला में काम होने लगा, लोग अपनी मातृभाषा के लिए लग गए। और इधर दिल्ली, और दिल्ली में फिर हिंदी, तो हिंदी का जोर हो गया। तो इस वजह से ये 1837 के आसपास बांग्ला और हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है कि भाई यूज़ हो रही है आपकी भाषा, तो लोग उसमें ज़्यादा काम करने लगे, तो ये इसको बढ़ावा भी मिला। और जो उर्दू थी उसका प्रयोग थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन 1857 के आते आते तब तक जो है हिंदू मुसलमान का थोड़ा थोड़ा सा होने लग गया था। तो उर्दू किसकी हो गई भाषा, मुसलमानों की हो गई, और हिंदी किसकी हो गई, हिंदुओं की हो गई। तो हिंदुओं ने थोड़ा और जोर दिया कि नहीं भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि उर्दू को और अरबी फारसी को या तुर्की भाषा को मुगलों ने और इन सब ने बड़ा सपोर्ट किया था, तो उस वजह से हिंदी थोड़ी सी और डाउन थी। भाई जब कोई नाम लेवा ही नहीं तो कौन पूछेगा। तो धीरे धीरे फिर जब यहाँ पे ये वाली बात आ गई तो थोड़ा सा हिंदी का उत्थान हुआ। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आए, ठीक है जी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए, तो ऐसे लोगों ने हिंदी का और बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करा, मैगजीन्स खोली, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो उसके बाद से हिंदी ज़्यादा अच्छे से अपने ट्रैक पे आ गई, जिसे कहते हैं ट्रैक पे आ गई। और लिपि, क्योंकि हिंदी जब लिखी जा रही थी तो नागरी लिपि में लिखी जा रही थी, तो नागरी लिपि का भी प्रचार प्रसार हुआ, वो देवनागरी, बेसिकली देवनागरी होगी। लोक, अच्छा हिंदी इसको देवनागरी को बेसिकली लोकनागरी भाषा भी बोलते हैं। लोकनागरी इसीलिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसके पीछे कोई कारण है, इसलिए क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया ही उस टाइम पे इस लिपि में काम कर रहा था। तो ये कहा गया कि भाई लोगों की जो भाषा है, भाई अगर किसी देश के 50% हिस्से में एक ही तरीके से हिंदी को लिखा जा रहा है, लिपि तो वही है लिखने, भाई यही तो हो सकता है कि मैं अभी ये कहता हूँ कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये हो गया खड़ी बोली में। अब यही जो भोजपुरी में या उधर अवधी की तरफ कहा जाए तो वहाँ बोला जाएगा हम खाना खा रहे हैं, हम वहाँ पे थोड़ा सा हम, तो मैं को वहाँ पे हम बोला जाता है, एक सिंगल आदमी वहाँ पे हम होता है। और जबकि हिंदी में हम का मतलब होता है कि भाई एक साथ 3-4 लोग, हम मतलब एक से ज़्यादा लोग। तो ये बोलने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन लिपि तो वही है ना, नागरी लिखेंगे तो वैसे ही, हम वैसे ही लिखेंगे जैसा लिखा जाता है। तो इसलिए इसको लोक नागरी लिपि भी बोलते थे या हिंदी लिपि भी बोलने लगे। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मैं इसके बारे में जब वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो मैं अक्षरात्मक और वर्णात्मक की बात बताऊंगा। हिंदी जो हिंदी भाषा होती है ये अक्षरात्मक होती है, और जो अंग्रेजी भाषा होती है वो वर्णात्मक होती है। इसका एग्जाम्पल मैं वर्ण जब पढ़ाऊंगा, वर्णमाला में जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इन दोनों में क्या अंतर है। तो फिलहाल लेकिन आप याद रखिए, नोट में कहीं लिख लीजिए कि हिंदी आपकी अक्षरात्मक होती है और अंग्रेजी भाषा आपकी वर्णात्मक होती है। अब भारत के बाहर कहाँ कहाँ पर ये इस लिपि का मतलब प्रचार प्रसार हुआ तो बहुत जगह है। मेवाती बोली और ब्रज भाषा, वो भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरू में ब्रज भाषा को बोली नहीं बोला जाता, भाषा बोला जाता, जबकि खड़ी बोली जो भाषा है उसको बोली बोला जाता। उसका कारण क्या है कि सन 1700 से पहले तक
जो ब्रज थी, ब्रज भाषा थी, मतलब ब्रज बोली थी, उसमें साहित्य का बहुत बहुत साहित्य लिखा गया। सूरदास का सारा साहित्य ब्रज भाषा में ही है। तो ब्रज भाषा बहुत अच्छी समृद्ध भाषा थी, इसलिए उसको भाषा बोला गया। लेकिन सन 1700 के बाद से थोड़ा सा खड़ी बोली, और उस टाइम पे खड़ी जो बोली थी वो बोली ही थी, एक क्षेत्र की बोली थी, वो भाषा बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद से खड़ी बोली में जो है साहित्य की बहुत अच्छी रचना हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो उससे खड़ी बोली भाषा में बदल गई, और जो आपकी ब्रज भाषा थी उसका साहित्य डाउन हो गया, उसमें लिखने वाले नहीं बचे, तो वो बोली में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि जब साहित्य नहीं लिखा जाएगा तो वो उपभाषा और भाषा से बोली में आ जाती है। लेकिन क्योंकि नाम के साथ जुड़ गया ब्रज भाषा, खड़ी बोली, खड़ी बोली भाषा है, ब्रज भाषा बोली है। इस चीज को याद रखिएगा जरा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ब्रज भाषा का और मेवाती का, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही, यमुना के इस तरफ जब आप शुरू करेंगे, जो हरियाणा का जो इलाका है, नूह, मेवात, अलवर, राजस्थान का अलवर, भरतपुर, इस वाली बेल्ट में मेवाती बोली जाती है। और इसके जस्ट अपोजिट यमुना के आपके इस साइड में, लेफ्ट साइड में आगरा, मथुरा और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपकी जो बोली जाती है वो ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलता है आपको तजुबेकी, एक भाषा है तजुबेकी, जो बोली जाती है कहाँ पे, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे, जिसका मूल जो है, मूल मेवाती है, मेवाती और ब्रज भाषा। ये बात याद रखिएगा जरा, बाहर बहुत जगह है। तो जो तजुबेकी भाषा है, इसका जो मूल है वो मेवाती और ब्रज भाषा है, बल्कि इसमें जो है थोड़ा सा पंजाबी और थोड़ा सा कश्मीरी पुट भी है। और इसमें साथ में जो तजुक भाषा है वो, और उज्बेकी भाषा है उसका, और प्लस रूसी इसका प्रभाव है। तो बोली जाती है रूसी तरीके से, लेकिन बोली जाती है मेवाती और ब्रज, साथ में इसमें तजुक और उज्बेकी का भी है। तो एक भाषा जो नई बनी वो तजुबेकी जो भाषा है वो भारत के बाहर बोली जाती है, और वो उसका जो बेस है वो मेवाती और ब्रज है। तो खुश हो जाइए, आप बहुत दूर तक हैं। इसके अलावा नेपाल हो गया आपका, सूरीनाम हो गया, फिजी हो गया, मॉरिशस हो गया। बल्कि मॉरिशस और फिजी में तो आपकी भाषा आधिकारिक है वहाँ पे, मतलब वहाँ की तो गवर्नमेंटल भाषा भी जो है हिंदी है, उनकी अपनी खुद की भाषा, लेकिन हिंदी को भी उन्होंने दूसरा स्थान दिया हुआ है। नेपाल तो अपना भाई है यार, वो तो भाई है, उसके साथ तो सब चलता है। आधा नेपाल का पूरा नेपाल हिंदी समझता भी है और बोलता भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना भाई है, हम उसकी भाषा समझते हैं, वो हमारी समझता है। दोनों भाई भाई, लड़ाई होती रहती है, चलती रहती है, पर अलग नहीं होंगे, कभी भी रहेंगे वहीं। और इनके अलग जैसे अमेरिका है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में नहीं है, बहुत सारे लोग, क्योंकि भारत के लोग बहुत जगह जा चुके हैं, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हर जगह मिल जाएंगे। तो वहाँ पे हिंदी बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, लेकिन वो प्रवासी भारतीयों द्वारा ही समझी जाती है और बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की आधिकारिक भाषा में वो है। लेकिन जैसे मॉरिशस हो गया, सूरीनाम हो गया और आपका फिजी हो गया, इन तीनों देशों में आधिकारिक भाषा भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा कैसे बनी, संविधान में इसको कहाँ स्थान दिया गया और कैसे स्थान दिया गया है। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ संस्थाओं के बारे में जिसने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत मेहनत की है। अब हिंदी राजभाषा के बारे में बात करते हैं कि संविधान में कैसे हिंदी राजभाषा है। तो संविधान में हिंदी के लिए जो उपबंध किए गए थे वो 343 से लेके और 351 तक किए गए थे। 343 से 351 तक। 343 में कहा गया कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी जी। दोनों में अंतर याद रखिएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में क्या अंतर है, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग गूगल करें और समझें कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन राजभाषा तो बनाई दी हमारे नेहरू साहब ने। जबकि हिंदी के लिए महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे राजगोपालाचारी जी हो, सबने यही कहा था कि भाई इस देश की जो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। लेकिन नेहरू और उनकी जो समिति थी, उन्होंने इसको राष्ट्रभाषा ना बना के राजभाषा बनाया, और ये कहा कि नहीं जी, सारे देश में नहीं बोली जाती, इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते। हमारे द्रविड़ परिवार के जो भाषाई लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे, हमारे पूर्वोत्तर के लोग बुरा मान जाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि हमारे मुसलमान भाई बुरा मान जाएंगे। तो इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। और भी उसके कारण थे, ऐसा नहीं है कि यही है, बहुत सारे कारण थे, आप पढ़िएगा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो खैर ये हुआ कि जो समिति थी, उस समिति ने कहा कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी रहेगी। चलो जी, मान लिया।
लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 15 साल के अंदर अंदर तक तो मान जाएंगे ना लोग, सब सीख लेंगे, जिसको नहीं आती हिंदी वो सीख लेगा 15 साल के अंदर, और फिर हिंदी राष्ट्र की भाषा बन जाएगी। तो इसीलिए उसके लिए क्या करा गया, यहाँ उपबंध दिया गया 343A में कि 15 साल तक, जब तक हिंदी नहीं सीखते जब तक अंग्रेजी से काम चला लेंगे हम। और ये बहुत खतरनाक सिस्टम है, इसी का आगे बात करेंगे कि क्यों खतरनाक रहा। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग बनेगा, और वो 15 साल की उसकी एक लिमिट बना दी गई कि भाई 15 साल के अंदर ये जरा चेक कर लेना सब कुछ। 345 में क्या कहा गया कि राज्य की भाषा क्या होगी, कैसे होगी, कौन सी होगी। अच्छा, ये मैं बता क्यों रहा हूं आपको, क्योंकि 2 एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो 351 वाला कि हिंदी के विकास के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद तैयार किया गया है, तो 351, तो इसलिए मैं ये अनुच्छेद बता रहा हूं आपको। चले खैर, हमने 344 की बात कर ली कि भाई आयोग बनेगा 15 साल में अपनी रिपोर्ट देगा वो। 345 राज्य की भाषा क्या होगी। 346 में कहा गया कि जो आपस में राज्य एक दूसरे से संबंध करेंगे वो किस भाषा में करेंगे। भाई एक तो कहता है मैं तो पंजाबी जानता हूँ, पंजाब वाले, हरियाणा वाले कहते हैं हम तो हरियाणवी जानते हैं, हम ना जानते पंजाबी ऐसी तैसी में। पंजाब वाले कहते हैं तेरी हरियाणवी ऐसी तैसी में। भाई ये तो नियम है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं जरूर थोड़ी हो दूसरे को। तो ऐसे राज्यों की लड़ाई ना हो इसके लिए कौन सी भाषा का आपस में वो होगा, तो इसके उपबंध किए हुए हैं। राज्यों के बीच की जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, कैसे वो अपना आपस में एक दूसरे से संबंध कर सकते हैं, इसके लिए वहां पे उपबंध किए हुए हैं। 346 के बाद आता है 347 कि किसी राज्य की जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का उपबंध क्या होगा। यानी कि हो सकता है जैसे अपना क्या कहते हैं हरियाणा है, अब हरियाणा में जो बॉर्डर है, जो पंजाब के पास बॉर्डर है, वहाँ पंजाबी भी बोली जाती है। भाई है ही तो आपस में होता है, बॉर्डर थोड़ी डिसाइड करता है कि भाई कि जी 1 किलोमीटर के बाद पंजाबी बोली जाएगी, 1 किलोमीटर के बाद हरियाणवी बोली जाएगी। वो तो अपने तरीके से चलते हैं बोली के बॉर्डर। तो जैसा नदी का पानी है, वो थोड़ी देखता है कि कौन सा बॉर्डर है कौन नहीं। अगर उसे बाढ़ लानी तो वो पंजाब में भी उतनी लाएगा, वो हरियाणा में भी उतनी लाएगा, वो यूपी में भी उतनी लाएगा, वो बॉर्डर नहीं देखते। तो ऐसे ही वहाँ पे बोली है। अब मान लीजिए हम कहने लगे नहीं जी आपको तो हरियाणवी ही बोलनी पड़ेगी या आपको तो खड़ी बोली बोलनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलता। तो वहाँ पर अगर एक डिस्ट्रिक्ट, एक बड़े एरिया, एक जनसंख्या द्वारा कोई भाषा बोली जा रही है तो उसका हम कैसे उसको ठीक करेंगे, क्या उसके लिए प्रबंध करेंगे। भाई हमारे यहाँ तो नियम है ना कि एक भी आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे, भारत की प्रवृत्ति यही है। तो इसलिए उसका भी उपबंध इसमें किया गया है, यानी कि उसके उपबंध मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ उपयोग किया गया है। उसके बाद आता 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए जाएंगे किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, कि भाई क्या क्या विकास कर सकते हैं हम, कैसे हमें विकास करना चाहिए। अरे बीच में मैं 2-3 खा गया भाई, भूख लग रही है यार, तो मैं इसलिए यहाँ पे खा गया। किसको, 348 को, 349 कोई काम का नहीं है, ये 348 बहुत काम का है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है वो क्या होगी, ये हम डिसाइड करेंगे, धीरे धीरे बैठ के डिसाइड करेंगे। वो आज तक डिसाइड नहीं हो पाया, और जब तक डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक उपबंध नहीं होता, यानी कि जब तक उसका कोई फैसला नहीं आता, तब तक हम अंग्रेजी में काम करेंगे। नेहरू साहब कह के गए हैं, तो इसीलिए अंग्रेजी हमारे सिर पे इतना बड़ा टोकरा ऐसे रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें हिंदी पसंद नहीं है, हम तो अंग्रेजी से चलेंगे। ये सिर्फ शुरू के 15 साल के लिए था, नेहरू साहब ने किया था। फिर नेहरू साहब को भूल गए वो, यार मैंने संविधान में भी कुछ किया है क्या, उनकी कांग्रेस पार्टी भूल गई। मैं नेहरू साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी की पूरी जो सरकार थी वो नेहरू के अंडर में थी, तो नेहरू ही कह दो भैया, फिर तो सारे काम नेहरू ने किए, क्योंकि हमारा काम है कि जिसने गलती करी है तो जो मुखिया उसको गाली देना गाली देना इन द सेंस कि सारे के सारे आरोप उसके ऊपर थोपना, तो हम नेहरू के ऊपर थोपेंगे। जो भी गलत हुआ अब से पहले नेहरू, अब जो गलत होगा वो मोदी थोपेंगे कि जी भारत बम फट गया तो मोदी ने फटवाया, भारत का कोई आदमी भाग गया तो मोदी ने भगवाया। ऐसे ही उससे पहले के काम हुए, भारत चीन से हारा तो नेहरू ने हरवाया, भारत पाकिस्तान को हराया तो इंदिरा गांधी ने हराया था। ये होता है ना, हर सरकार के हर नेता के नाम आता है। अभी पाकिस्तान को पीट के आए तो मोदी ने पीटा, सेना ने कुछ नहीं किया, सेना तो ऐसी खड़ी थी, सेना के बस की थोड़ी है पीटना, समझ गए। ऐसी इंदिरा गांधी ने पीटा था, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के, समझ जाओ जो कहना चाह रहा हूँ। तो हमें तो सरकार के ऊपर डालना है सारा, तो सरकार का मुखिया कौन है, नेहरू। तो नेहरू की बात है, तो नेहरू जी को याद आया 15 साल बाद कि यार मैंने तो एक आयोग भी बनाया था यार, उसमें भी तो कुछ करना होगा। तो वो आयोग का जो नंबर आया
तो 47 में देश आज़ाद हो गया। 49 धीरे धीरे राजभाषा भी जो बनी थी हिंदी, कौन सी तारीख को बनी थी? 14 सितंबर सन 1949 में बनी थी। तो उसके बाद संविधान लागू हो गया था थोड़े दिनों बाद ही, 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हो गया था। तो भैया जो 15 साल हो रहे थे वो करीब करीब जाके 1965 में हो रहे थे। तो उससे 1-2 साल पहले नेहरू जी को याद आया, कहना यार मुझे तो आयोग बनाने थे, मुझे तो हिंदी के प्रचार प्रसार में काम करना था। तो इसी का सहयोग लेते हुए 343A का सहयोग लेते हुए तो इन्होंने कहा यहाँ पे कि जी 15 साल तक जो अंग्रेजी चलानी थी उसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं हिंदी के लिए, ना आयोग बना सही से, ना उस आयोग ने काम किया, ना कोई पत्र पत्रिकाएं बनाई, ना कुछ किया। बस वहीं पे आके अंग्रेजी आगे तक चलती रहेगी जी, जब तक आगे तक उपबंध नहीं होता, और आगे तक चलती ही रहेगी। और वहीं पे इन्होंने आके हिंदी को सही मायनों में तिलांजलि दे दी। लेकिन ऐसा दिखना नहीं है, दिखना वही है जो जनता चाहती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम काम कर रहे हैं हिंदी के लिए, ये तो हमने अंग्रेजी वैसे ही कहती है, हम हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। और उसी काम में उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं और कुछ निदेशालय खोले। इन्हीं भागा दौड़ी में खोले गए वो सारे के सारे, याद रखिएगा। वो थी नहीं इच्छा, सरकार की इच्छा होती तो हिंदी इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेजों में गिनी जाती, आधी दुनिया हिंदी बोल रही होती, हम तो छोड़िए। क्योंकि महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि उसे दक्षिण भारत का आदमी भी 3 महीने में सीख सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके रूट तो हमारे एक ही है ना भाई, भाषाएं तो हमारी सारी लिपि से ही लिखी गई हैं, ब्राह्मी लिपि से, तो निकले तो हम एक जगह से ही हैं। तो जब हम एक ही हैं तो क्या हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते? समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दक्षिण भारत के लोग भी 3 महीने के अंदर सीख सकते हैं, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। इवन महात्मा गांधी जी ने काम बहुत किया, ऐसा नहीं, हिंदी के लिए काम किया उन्होंने। अभी इसके बाद हम उसी पे बात करते हैं। तो अब सरकार को याद आया तो 1963 और 1964 में उन्होंने 1-2 हिंदी के संस्थान खुलवा दिए लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अंग्रेज हो गए हैं, लेकिन वो काम हुए नहीं है, धरातल पे वो काम हुए नहीं, इसीलिए हिंदी थोड़ी पिछड़ गई है। पर चलिए खैर, हमारा तो तरीका यही है कि जो हुआ सो ठीक, जो ना हुआ वो उससे भी ठीक, चलते रहिए। तो हम चलते रहें। अब हम देखते हैं ये 8वीं अनुसूची। ये 8वीं अनुसूची क्या है? इसमें भारत की भाषाओं को, राजभाषाओं को और इन सब जो भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले जब अपना संविधान बना था तो टोटल 14 भाषाओं को इंक्लूड किया गया था। कौन कौन सी वो 14 भाषाएं थी? उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया, 21वां संशोधन, उसमें एक भाषा जोड़ी गई। फिर एक और संशोधन किया गया 71 का, उसमें टोटल 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर उसके बाद बीजेपी वाले आ गए, वो कहने लगे भाई जब तुमने इतने संशोधन कर दिया तो हम भी एक संशोधन करेंगे, और उन्होंने एक संशोधन करके 4 भाषाएं जोड़ दी। तो टोटल जो भाषाएं होगी अब कितनी हो गई? 14 और 1 15, 15 और 3 18 और 4 22। तो टोटल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 8वीं अनुसूची में इस वक्त कितनी भाषाएं जुड़ी हुई हैं भारत की, तो 22 भाषा जुड़ी हुई है। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें, 14 भाषाएं थी, 1 भाषा बाद में जोड़ी, 3 भाषा फिर जोड़ी, फिर 4 भाषा जोड़ी। 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? शुरू में याद रखिएगा, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। मैंने लिख रखी है, फटाफट गाड़ी छोड़ के मैंने पढ़ दिए। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1867 में, जिसमें सिंधी भाषा को भी जोड़ दिया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर उसके बाद सन 92 में, माफी चाहूंगा, 92वां वाला संविधान संशोधन हुआ था कौन से सन में? सन 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी थी वाजपेयी जी ने, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वाजपेयी जी, वो तो मैंने कहा ना सरकार उनकी थी तो मैंने सारा आरोप उनके ऊपर थोप दिया। जोड़ने वाला तो आयोग था, आयोग ने जोड़ी थी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे ये आपका तरीका भैया, मुझे नहीं पता। मैं अपने तरीके से, मुझे भारत का नक्शा बिल्कुल एकदम रटा पड़ा है, तो मैं तो वैसे याद रखता हूँ कि भैया ये ऊपर सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पे कश्मीर है। ड्राइंग खराब है मेरी। तो कश्मीर में कौन कौन सी भाषाएं हैं? मेरे को याद है जी, यहाँ पे डोगरी भाषा है, कश्मीरी है, और एक इनकी उर्दू भाषा भी है। तो ये 3 भाषाएं हैं, 3 भाषाएं यहाँ से आती हैं। उसके नीचे जी यहाँ पे कौन है? हिमाचल। हिमाचल में तो हिंदी बोली जाती है, लो जी। फिर इसके यहाँ पे कौन है? पंजाब। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, मेरे ये याद है। इसके नीचे यहाँ पे पंजाब के नीचे कौन है? हरियाणा। हरियाणा के यहाँ पे कौन है? दिल्ली। हरियाणा में हरियाणवी, यानी कि वो तो हिंदी होती है। यहाँ पे दिल्ली में भी हिंदी होती है।
और हिमाचल के यहाँ पे कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी हिंदी, लेकिन उत्तराखंड में एक देवभूमि कहा जाता है और वहाँ पे संस्कृत चलती है, तो मेरे को याद आ गया जी यहाँ पे संस्कृत भी होती है। उसके बाद ये कौन है यहाँ पे? ये है जी अपना उत्तर प्रदेश, हिंदी चलती है। फिर आगे जी हम यहाँ राजस्थान, हिंदी चलती है। फिर आगे जी हम यहाँ नीचे गुजरात में गुजराती चलती है। गुजराती के नीचे फिर हम यहाँ पे आ गए महाराष्ट्र में, मराठी चलती है। मेरे को तो भैया ऐसा याद है। मराठी के बाद अब नीचे यहाँ पे कौन है? ये हो गया जी आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु बोली जाती है। अभी तो तेलंगाना बन गया यहाँ पे, आंध्र प्रदेश तो इधर बॉर्डर पे रह गया, तो फिर मैं इसे तेलुगु बोली जाती है। इसके नीचे पूरा हो गया कर्नाटक, यहाँ पे जो है जी आपकी कन्नड़ बोली जाती है। इसके यहाँ मराठ और कन्नड़ के बीच में गोवा है, तो गोवा में तो कोंकणी बोली जाती है। इसके नीचे हो गया जी केरल, केरल में बोली जाती है जी मलयालम। इधर हो गया जी तमिलनाडु, यहाँ बोली जाती है तमिल। अच्छा जी, ये तेलुगु, आंध्र प्रदेश तो तेलुगु में आ गया। ये अपना छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ पे हो गया जी झारखंड। झारखंड में आपका जो है जो बोली जाती है मैथिली। झारखंड और बिहार में मैथिली बोली जाती है ना, तो वो मैथिली हो गई। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे होता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। ये हो गया जी आपका पश्चिम बंगाल, बांग्ला बोली जाती है। अब ये हम पहुँच गए किधर? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में देखिए सिक्किम और असम में कौन सी बोली जाती है? असम में असमिया बोली जाती है। अगर ये मैं कहूँ कि ये असम है, तो यहाँ पे असमिया बोली जाती है। सिक्किम यहाँ इसके आसपास है। इसके नीचे अपना कौन है? मेघालय। और इधर मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और नीचे यहाँ पे त्रिपुरा। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, और ये मिजोरम हो गया। त्रिपुरा यहाँ पे हो गया। अच्छा, एक और है गुजराती के पास में, यहाँ पे सिंधी भी बोली जाती है। भाई मैं सिंधी भूल गया था जल्दी में। सिंधी। अब ये जो मणिपुर है, इसमें मणिपुरी बोली जाती है। भाई मेरे को तो ऐसे ही नक्शे से याद है। अब आपका अपना तरीका है, मैं तो स्टेट वाइज मेरे को नक्शे याद है। पूरा भारत का नक्शा ऐसे ही चलता है। कोई सा अगर मैं गलती बना दिया हो तो अपने आप देख के ठीक कर लेना, लेकिन मेरे को ऐसे याद रखना ज़्यादा आसान लगता है। आप इसे यहाँ पे जो लिखा रहता है वो ABCD के हिसाब से लिखा रहता है। देखिए पहले A आ गया, फिर B आ गया, फिर C आ गया, फिर D, H आ गया, K आ गया, K आ गया, M आ गया, M आ गया, O P S, वो इस तरीके से लिखी हुई है उन्होंने। उनका तरीका ये, हर जगह ऐसे ही लिखा मिलेगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से याद रखता हूँ। बस आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि भैया संविधान में जो संशोधन हुए उस टाइम पे कौन कौन सी भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। तो पहले में 1, दूसरे में 3, तीसरे में 4। 4 वाली याद रखनी, 3 वाली याद रखनी। कौन कौन सी कब जोड़ी? हाँ, ये नेपाली रह गई भैया। यहाँ पे ये बिहार के जो नेपाल बॉर्डर है, इस पर नेपाली बोली जाती है। ये नेपाली तो भूल ही गया था, ये जोड़ लेना। अगर कोई एक आधी रह गई है तो उस तरीके से मतलब याद रखने का तरीका है। तो ये हैं कुछ हमारे समाचार पत्र और कुछ पत्रिकाएं और कुछ संस्थाएं जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में कुछ न कुछ काम किया है। तो एक क्वेश्चन इसमें सबसे पहले पूछा जाता है, वो कौन सा है कि पहला समाचार पत्र कौन सा है। ये पहला समाचार पत्र बेसिकली 2 तरीके से पूछा जाता है, कि हिंदी का और भारत का। तो ये कौन सा था अपना? ये था उद्दंत मार्तंड। कुछ जगह पे कुछ किताबों में ये उद्दंत ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। और इसका दूसरा नाम यानी कि अंग्रेजी में इसका नाम था द राइजिंग सन। तो ये मान के चलिए कि एक क्रांतिकारी पहल थी हमारे लिए, तो खास तौर पे कि भाई अपना भारत का कोई आदमी अपना पहला एक समाचार पत्र छापने की कोशिश कर रहा है। तो ये शुरू हुआ था, उद्दंत मार्तंड जो शुरू हुआ था वो 30 मई 1826 से शुरू हुआ था। और कौन थे वो महात्मा जिन्होंने इसको शुरू किया था? वो थे अपने जुगल किशोर जी, पंडित जुगल किशोर। कहाँ से शुरू किया था उन्होंने? कलकत्ता से। उस टाइम का कलकत्ता अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता, आप कुछ भी मान लीजिए जो आपको ठीक लगे। 30 मई को शुरू किया इन्होंने, पंडित जुगल किशोर ने, कलकत्ता में। अब होता है ना कि जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो और सबसे पहले आप हैं, तो असफलता भी आपके साथ ही आएगी। तो ज़्यादा दिन नहीं लगे इन्हें असफल होने में, 1 साल के अंदर अंदर इनके असफलता आ गई। और 4 दिसंबर सन 1827, लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर ये अखबार बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पैसों की कमी थी पंडित जुगल किशोर को। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भारत का पहला समाचार पत्र है। भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र है वो था आपका कलकत्ता गजट, बंगाल गजट, इंग्लिश में था, जिसको हिके ने शुरू किया था 1780 में। तो अब ये देखो हमें कितने साल लग गए। 1780 में इन्होंने भारत का शुरू किया था और उसके बाद 26 और 20 46 यानी कि करीब करीब 50 साल लग गए हमें अपना अखबार निकालने में। पर खैर कोई नहीं, निकला, बंद हुआ, लेकिन औरों के लिए हमें रास्ता दे दिया। क्योंकि भारत वालों का सीधा क्या हिसाब है कि भाई हमें जो है एक बार आप रास्ता दिखा दो कि यहाँ से वो चोटी पे जाना है, हम रास्ता भी बना देंगे, झाड़ी झंकार भी सब साफ कर देंगे। और एक बार हमने रास्ता बनाया
तो हम उस रास्ते को एक्सप्रेसवे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो हमारे वालों को तो रास्ता दिखाओ, आप रास्ता एक बार ये दिखा दो कि इस रास्ते पे जाना है, चल हम खुद लेंगे। जैसे भी हमारे इंजीनियर्स हैं, अमेरिका का एक बार रास्ता ही तो देखा, उसके बाद तो हमने सिलिकॉन वैली पे हमारा ही कब्जा है, आप जाओगे वो सारे इंडियंस मिलेंगे। तो यही रास्ता हमारे पत्रकार वालों ने देखा, और उसके बाद तो जो हमने लाइन लगाई पत्रकारिता में और अखबारों में, इतने छाप दिए कि अंग्रेज भी परेशान है, कहने यार शांति रखो कुछ। तो खैर ये 1827 में बंद हुआ, 1829 में बंगदूत आ गया, इसके बंद होने के बाद बंगदूत आ गया, और ऐसे फिर एक आया बनारस अखबार, और ऐसे बहुत सारे अखबार आए। अधिकतर अखबार आगरा से छपते थे, कुछ बंगाल से छपते थे। बंगाल से बेसिकली इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तो लोग राजधानी की तरफ ज़्यादा चलते हैं, जैसे आजकल दिल्ली की तरफ लोग भागते हैं, बॉम्बे की तरफ भागते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बंगाल में तो था। या फिर आगरा एक एजुकेशन का सेंटर था पुराने टाइम से, क्योंकि उससे पहले जो मुगल थे उनकी राजधानी आगरा थी, तो वो आगरा पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो आगरा में बहुत सारे एजुकेशन हब था एक तरीके का उस टाइम पे, तो इसलिए यहाँ पे भी अखबार बहुत सारे छपते थे। ऐसे बहुत सारे छपे। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूँ कि भैया ये छपने के साथ साथ ये जो सारे अखबार छप रहे थे, ये सारे कैसे, अच्छा एक चीज़ और है भैया, जो दंड मार्तंड है ये कैसा था, ये साप्ताहिक था। ये साप्ताहिक और दैनिक में थोड़ा ध्यान रखिएगा, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार छपने वाला था ये। तो ये यहाँ तक जो है करीब करीब आप 1854 तक यहाँ पे याद रखिए, लगभग सारे अखबार भारत के कैसे थे, साप्ताहिक थे। साप्ताहिक अखबारों के बाद ये जो अखबार आया जिसका नाम था समाचार सुधा वर्षण, ये एक तरीके से ये भी एक क्रांति थी। क्यों? क्योंकि ये दैनिक पे आ गया था। ये क्या होने लग गया था, दैनिक छपने लगा था, मतलब डेली के डेली छपने लगा था। जैसे आजकल अखबार आपके घर डेली आता है, ऐसे ये डेली छपने लगा था। 2 भाषाओं में छपता था, एक बंगला में एक हिंदी में। तो इसलिए मुझे इसका नाम थोड़ा सा बताना जरूरी समझा मैंने, क्योंकि ये दैनिक था। ऐसे इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, पर फिर भी मुझे लगा कि हाँ चलो यार ये काम का हो सकता है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला दैनिक अखबार कौन सा था, समाचार सुधा वर्षण। 2 भाषाओं में था, बंगला और हिंदी में। उससे पहले जो छपते थे वो सारे साप्ताहिक थे। सबसे पहला उद्दंड मार्तंड, फिर बंगदूत आया। तो बंगदूत क्या, तो बहुत सारे है, मैंने नाम लिखे नहीं, उनकी जरूरत भी नहीं है फिर, लेकिन मैंने बनारस अखबार को यहाँ पे जरूर लिखा है। इसका मैं कारण बताऊं। इसका कारण क्या है, जिन्होंने ये निकाला था वो थे राजा शिव प्रसाद। अब इनकी जो शैली थी वही हमारी जो पुरानी, क्योंकि भाई पुराने लोग तो उर्दू फारसी ही पढ़ते हुए आ रहे थे, तो इनकी जो शैली थी हिंदी में वो थोड़ी उर्दू से ज्यादा प्रेरित थी, उर्दू से ज्यादा प्रेरित थी। तो इसी के अपोजिट फिर यहां पर आगे चल के 2 अखबार और आए थे। एक का नाम था सुधाकर और एक का नाम था प्रजा हितैषी। सुधाकर और प्रजा हितैषी, सुधाकर को जो जिन्होंने शुरू किया था वो तारा मोहन मैत्र थे, काशी से इन्होंने शुरू किया था। काशी यानी कि आज का बनारस, बनारस यानी कि वाराणसी। और दूसरा जो था वो प्रजा हितैषी, वो था राजा लक्ष्मण सिंह ने, उन्होंने किया था आगरा से शुरू। इन दोनों ने क्या किया था, ये बेसिकली इस बनारस अखबार के विरोध में छपने शुरू हुए थे। और बनारस अखबार का विरोध क्या था कि भाई आप हिंदी में थोड़ा उर्दू का ज्यादा मिक्सिंग करते हो, तो इसको हटाओ। और इन्होंने ये दोनों अखबार लगाए थे, और जिनमें मेन जो थी वो क्या थी, हिंदी कैसी थी, तत्सम प्रधान यानी कि शुद्ध हिंदी पे इन्होंने जोर दिया था। तो ये दोनों अखबार हाँ थे, ये भी साप्ताहिक ही, दोनों साप्ताहिक थे, दैनिक नहीं थे, ये भी साप्ताहिक थे। लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह और तारा मोहन मैत्र ने क्या करा, सुधाकर और प्रजा हितैषी 2 अखबार निकाले अलग अलग अपने अपने शहरों में। वो काशी में थे, आगरा में थे। किसके विरोध में, बनारस अखबार के विरोध में। बनारस अखबार के कौन थे, राजा शिव प्रसाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हिंदी के लिए, ऐसा नहीं कि हिंदी में इन्होंने काम नहीं करा। और ये राजा लक्ष्मण सिंह, दोनों ने ही बहुत काम किया है, व्याकरण में भी इन्होंने बहुत सुधार करे हैं। बाकी तो इनका एक दूसरे से विरोध जो भी होगा होगा, लेकिन इस अखबार का उर्दू की बजाय इन्होंने यहाँ पे तत्सम प्रधान जब अखबार शुरू किया तो उसके साथ साथ हिंदी का भी एक शुद्ध रूप, जो हिंदी का देवनागरी लिपि माना शुरू हुआ। तो यही वो अखबार थे बस। इनके अलावा कोई और ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा भी नहीं और पूछा भी नहीं जाता। मेन यही 3-4 है, और मेन तो यही पूछा जाता है। यही क्वेश्चन जो है आप ये देखिए, कम से कम भी 5-6 जगह मैं देख चुका हूँ। यूपी पीसीएस में आ चुका है, आपका ये यूपी टेट में आ चुका है, एक बार ये यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। हरियाणा में टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें था ये। राजस्थान के आरपीएस में भी एक बार ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई पहला पत्र कौन सा है। फिर भी मैं, अच्छा एक और सबसे जरूरी चीज, क्योंकि ये जो छपना शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा, ये 30 मई से छपना शुरू हुआ था। 30 मई सन 1826 को शुरू हुआ था। इसीलिए
जो भारत का हिंदी पत्रकारिता दिवस है वो 30 मई को मनाया जाता है हर साल 30 मई को भारत का हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा, द उद्दंड मार्दंड, जिसका अंग्रेजी में नाम था द राइजिंग सन, ये छपना शुरू हुआ था। इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस बात को जरूर याद रखिएगा। और वैसे अगर भारत के पहले की बात करोगे तो 1780 में कलकत्ता गजट, बंगाल, जिसका दूसरा नाम बंगाल गजट भी था, ये हिके ने शुरू किया था। अब इनके बाद जो हिंदी में काम करने वाले आदमी थे, जिनकी वजह से ये खड़ी बोली, हिंदी में खड़ी बोली जो थी वो हिंदी भाषा में परिवर्तित हुई, वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र वाकई में बहुत महान आदमी थे भाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो वही बात है, रास्ता तो इधर से ही आया, तो रास्ता इधर से आया तो 1867 में आके, जैसे इन्होंने देखा 1854 में समाचार सुधा वर्षन शुरू किया था। ये अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये दैनिक था। तो इसी ऐसे ही इनसे प्रेरणा ले लेके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सबसे पहले अपना क्या करा, एक कवि वचन सुधा इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या करा, शुरू किया। तो इन्होंने क्या करा, अपना पत्रकारिता में हल्का हाथ रखा, जिसमें इन्होंने क्या किया कि मिक्सिंग टाइप का लेके चलते हैं कि भाई हिंदी उर्दू और जिसे हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी शैली में काम करना शुरू किया कि भाई देख लूँ पहले छप भी रहा है नहीं छप रहा है, पता लगा कि मैं इतनी मेहनत पैसा लगाऊं और सारा मेरा खराब हो जाए, तो खैर कोई नहीं, इन्होंने किया। उसके बाद जब इनका चल गया, इन्हें लगा कि यार मैं चल रहा हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत अच्छे राइटर थे, तो उनको चलने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं थी भाई। तो उसके बाद उन्होंने 1873 में, ये याद रखिएगा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है या फिर ऑप्शन में जरूर आता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन, ये इन्होंने शुरू करी 1873 में। और जैसे ही इन्होंने ये मैगजीन शुरू करी, इसका बेसिकली शुरू करने का मोटिव इनका क्या था कि भाई हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी को उसके सही रूप में लाना। हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी को इन्होंने बहुत प्रमोट किया और खड़ी बोली को बोली से भाषा में परिवर्तित करने का काम मैं तो इन्हीं को मानता हूँ कि भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है एक तरीके से देखा जाए तो। ये ना होते तो शायद हिंदी का कोई और स्वरूप हम देख रहे होते, वो ब्रज भाषा भी हो सकती थी, वो भोजपुरी भी हो सकती थी, वो कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि बड़े जो एरिया में देखा जाए तो बड़े एरिया में जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली और हरियाणवी लगभग लगभग मिक्स होती है, सेम सी है, राजस्थानी का भी कुछ हिस्सा उसमें सेम है, तो वो बहुत ज़्यादा एरिया में बोली जाती है अगर उसी के रूप में देखा जाए तो इसीलिए पश्चिमी हिंदी मेनली यही है। तो इसीलिए जो है इन्होंने इसमें काम भी किया और ये खड़ी बोली को इन्होंने बोली से हिंदी भाषा में परिवर्तित किया। और वो किस मैगजीन की सहायता से? हरिश्चंद्र मैगजीन की सहायता से। हाँ, एक साल बाद इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल के हरिश्चंद्र चंद्रिका भी कर दिया था, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि इसका दूसरा नाम बहुत बार ऐसे भी आ सकता है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। दोनों एक ही हैं, वो वहाँ पे हरिश्चंद्र मैगजीन बोला गया, यहाँ पर हरिश्चंद्र चंद्रिका बोला गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की थी, एक साल बाद नाम चेंज किया, लेकिन ईयर याद रखिएगा 1873। अब उसके बाद कुछ संस्थाएं बनी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है काशी नागरी प्रचारणी सभा। ये बनी थी 16 जुलाई सन 1893 में। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा बनी, जिसको शुरू किया था शिव कुमार जी ने, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास ने। थोड़ा सा अपना टाइम 5 मिनट के लिए निकाल लेना, काशी नागरी प्रचारणी सभा का डाल लोगे गूगल में तो इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मैं इतना ही बता देता हूँ। ये 3 साथी थे, तीनों ने शुरू करी 16 जुलाई 1893 में, और ये आज तक अच्छा, काशी के नाम से नागरी मतलब वो नागरी, काशी नगर नहीं, नागरी मतलब देवनागरी वाली जो लिपि है उसका प्रचार प्रसार है। और ये आज तक भी 132 सालों से अब भी ये काम कर रही है, ऐसा नहीं कि ये बंद हो गई, ये आज भी काम कर रही है। दूसरी जो संस्था है वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927 में शुरू कर गई थी। कहाँ पर? मद्रास में, उस समय के मद्रास में, अंग्रेजों के मैड्रास में, और आज के चेन्नई में। और नाई लिख दिया मैंने भाई, चेन्नई होगा ये हो जाती है यार ऐसी गलतियां छोटी छोटी। तो दक्षिण भारत प्रचार सभा ये बेसिकली बहुत काम की संस्था बनाई किसने? महात्मा गांधी जी की। उन्होंने वाकई में हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम किया कि ऐसी संस्थाएं बनवाई। उनके सहयोग से ही ये दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बनी थी, महात्मा गांधी के सहयोग से बनी थी। उन्होंने खूब कहा कि भाई दक्षिण भारत के लोग 3 महीने में हिंदी सीख सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने हिंदी को वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए 1927 में मद्रास चेन्नई में एक संस्था बनवाई थी। ये लाइन पे ध्यान मत देना, ये लाइन मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद दूसरी जब ये चला तो उसके बाद उन्होंने राष्ट्रभाषा, इस शब्द पे ध्यान देना जरा,
राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 1936 में, ये भी महात्मा गांधी जी के उससे ही बनी थी। महात्मा गांधी जी का इसमें बड़ा रोल रहा था। उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना सहयोग किया, जितनी बातें उन्होंने कही, शायद ही किसी और नेता ने कही हो। अपनी अपनी जगह सबने कही है, लेकिन महात्मा गांधी ने दोनों संस्थाएं बनाई, उन पर काम करवाया, लोगों को कहा भी कि भाई आप सीखें हिंदी को। और साथ में सबसे बड़ी बात कि हिंदी को उन्होंने ये नहीं कहा कि राजभाषा बनाएंगे, उन्होंने हिंदी को कहा था राष्ट्रभाषा बनाएंगे। महात्मा गांधी की 100 बातें मानी गई, लेकिन जो सबसे काम की बात थी वही नहीं मानी गई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे देखिए राजभाषा नहीं लिखा, उन्होंने लिखा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ये बनी थी 1936 में। कहाँ पे? वर्धा में, महाराष्ट्र में। सेवाग्राम उस जगह का नाम था। तो वर्धा एक शहर है, वहाँ पे महाराष्ट्र में है, तो वहाँ बना था। उसके बाद खैर मैंने शुरू में आपको राजभाषा के लिए बताया था कि भाई उसमें 15 साल का जो बैरियर था, तो 15 साल के बाद सरकार की नींद जागी कि यार हमें हिंदी के लिए भी कुछ करना है। तो 1960 में उन्होंने केंद्रीय हिंदी निदेशालय बनाया। किसके अंडर में है ये? शिक्षा मंत्रालय के अंडर में है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इससे अलग ये चेन्नई में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है और कोलकाता में है। ये 4 शहरों में है। ये भी हिंदी के लिए ठीक ठीक काम कर रहा है। इससे अलग फिर उसके बाद जब सरकार को याद आया कि यार 1960 में हमने ये बना दिया, लेकिन अभी हिंदी के लिए हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने इस लाइन पे आ जाइए। अब उन्होंने कहा यार जो पुरानी संस्थाएं उन्हीं को नाम दे दो। और इन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को क्या नाम दे दिया कि भैया 1964 में इन्होंने इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बताया। राष्ट्रीय महत्व की संस्था बताया गया इसको फिर नेहरू जी की सरकार के द्वारा। तो ये इतने काम की संस्था थी। उसके बाद एक केंद्रीय संस्थान बना, केंद्रीय हिंदी संस्थान बना आगरा में, और एक बना 1978 में राजभाषा भारती। ये केंद्रीय हिंदी संस्थान ने एक मैगजीन शुरू करी थी, गवेषणा। ये गवेषणा है, त्रैमासिक है, मतलब 3 महीने पे एक बार छपती है। ऐसी केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो ये गवेषणा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भी अच्छा काम किया है हिंदी के लिए। मगर सरकार बदली 1978-77 में, जब वो जनता दल की सरकार आई तो उन्होंने इसके लिए एक नया वो बना दिया, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा भारती। ये भी त्रैमासिक है जो आज भी इसके लिए काम कर रही है। उससे अलग हिंदी के लिए मानकीकरण में 2 मैगजीन ने काम किया। एक आनंद मैगजीन ने, जिसका नाम जो साथ में जाके आनंद कादम्बिनी हो गई है। तो एक जगह पे क्वेश्चन आया हुआ था कि मानकीकरण में किस मैगजीन ने काम किया, तो आनंद है। तो याद रखिएगा आनंद कादम्बिनी ने और ज्यादा काम किया। उसके अलावा तो फिर बाकी ऐसा नहीं, इसने शुरुआत करी, आनंद ने शुरुआत करी मानकीकरण करने की। आनंद कादम्बिनी ने उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। उसके बाद इनका महत्व कम हो गया। भारत सरकार की जो संस्थाएं, इन्होंने मानकीकरण पे बहुत ज्यादा काम किया धीरे धीरे करके। लेकिन जो सही काम होना चाहिए था अभी भी हिंदी पे नहीं हुआ। खैर कोई नहीं, ये एक अलग चीज है। तो अब बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन बेसिकली क्या है कि भारत सरकार विश्व में जो हिंदी के प्रचार प्रसार में काम कर रही है, तो उसके लिए कुछ सम्मेलन कराती है। तो सम्मेलन का कोई एक फिक्स नहीं है कि 4 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा। जब भी सम्मेलन के लिए कोई सुनियोजित समय मिल जाता है, तभी सरकार इसके ऊपर ध्यान देती है, या हमारा जो भी विभाग इसको कराते हैं वो इस पर ध्यान देते हैं। तो विश्व हिंदी सम्मेलन अभी तक सन 1975 में पहली बार हुआ था, और अभी तक 2023 में लास्ट हुआ है। तो टोटल 12 बार हुआ है। तो ये एक टेबल है। इसमें से वैसे तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन जब भी लेटेस्ट में होता है तब आ जाता है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट में 2023 में ही हुआ है। ये 1 साल 1.5 साल पुराना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया, आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, एमपी का पीसीएस हुआ था, और यूपी पीसीएस और प्लस यूपी पुलिस यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है, उसमें बेसिकली ये क्वेश्चन बन जाता है। हर जगह मैंने देखा है। राजस्थान में मैंने एक बार देखा, उससे अलग तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, बट इसमें से क्वेश्चन एक आ जाता है। और क्वेश्चन क्या आता है, वही सिंपल कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, जैसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो खास तौर पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो ये है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। तो इसको आपको याद रखना 1975 में। इसकी तारीख तो ऐसा कोई खास है नहीं कि भाई याद रखनी चाहिए, फिर भी मैंने लिखी हुई है, आप इस टेबल को कॉपी कर लीजिएगा अपने नोट्स में। 10 से 14 जनवरी के बीच में कहाँ पे हुआ था, जो सबसे ज़रूरी है, जहाँ का हर बार कहा जाता है कि भी कहाँ पे हुआ था। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। देश सीधी सी बात है यार, भारत है। उसके बाद ये और भी देशों में गया है, और ख़ास तौर पे उन्हीं देशों में गया है जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो आप उन देखो, नाम देख लो आप। मॉरिशस हिंदी आधिकारिक भाषा है, तो यहाँ पे हुआ है। फिर उसके बाद मॉरिशस, दोबारा पोर्ट लुई शहर है मॉरिशस का एक, वहाँ पे हुआ। त्रिनाद एंड टोबैको में क्या है, ये बेसिकली आपने वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना होगा। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना होगा। तो वेस्ट इंडीज़ बेसिकली इन सारे
आठ या 9 उसमें वो हैं छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, तो उनका एक कॉम्बिनेशन करके वेस्ट इंडीज़ की टीम बनाई हुई है। तो उनमें एक देश है त्रिनाद एंड टोबैगो। यहाँ पे इसलिए बोली जाती है कि हमारे जो ये बिहार के और इधर भोजपुरी भाषा के जो प्रवासी लोग वहाँ पे काम करने गए थे, तो उन्हीं की वजह से वहाँ पे हिंदी का ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। लंदन यहाँ पे हुआ, यूके में। सूरी नाम एक देश है, वहाँ पे भी हिंदी बोली जाती है। यूएस से न्यूयॉर्क में बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री वाले। साउथ अफ्रीका, यहाँ पे भी भारत के प्रवासी बहुत सारे रहते हैं। फिर से मॉरिशस और फिजी, ये सारे देश हैं जिनमें ये अलग अलग हुए हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला है आप याद रखिएगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एक तो ये भारत में नहीं हुआ, बाहर हुआ है भारत से, तो इसलिए भी इसका चांस है। 2023 में हुआ था, तारीख याद रखिएगा 15 से 17 फरवरी तक। किस शहर में हुआ था, मेन चीज़ होती है शहर का नाम और देश का नाम। नाडी शहर है, फिजी देश है। कब हुआ था, 15 से 17 फरवरी। कब, कौन से ईयर में, 2023 में। तो 2025 चल ही रहा है, ज़्यादा पुराना है नहीं, तो पूछा जा सकता है। एक और चीज़ यही इसी रिकॉर्ड में से निकाली कि सबसे ज़्यादा बार किस शहर में हुआ है, तो वो है पोर्ट लुई में हुआ है सबसे ज़्यादा, 3 बार। दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का और 11वें नंबर का। और शहर किस देश का है, मॉरिशस का है। उसके बाद देश की बात करी जाए तो 3 ही बार तो ये मॉरिशस में ही हुआ है और 3 ही बार ये भारत में हुआ है। एक बार कहाँ पे, नागपुर में, एक बार नई दिल्ली में और एक बार भोपाल में। 3 बार भारत में हुआ, लेकिन अलग अलग शहरों में। और एक ही शहर की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा पोर्ट लुई मॉरिशस में ये विश्व सम्मेलन, हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ है। तो इस टेबल को आप अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई और क्वेश्चन आता है। हाँ, एक चीज़ और है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक जगह पे गड़बड़ करते हैं। ये विश्व हिंदी सम्मेलन है, एक हो गया ये, और एक होता है हिंदी साहित्य सम्मेलन, दोनों में अंतर है। तो ये हिंदी सम्मेलन और ये साहित्य सम्मेलन में, हिंदी साहित्य सम्मेलन में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो ये 1910 में शुरू हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था, काशी से शुरू हुआ था। तो इसका काम है हिंदी के प्रचार प्रसार में भारत में काम करना, और विश्व हिंदी सम्मेलन का काम है विदेशों में भारत की हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर आकर हमारा ये जो पहला हिंदी इतिहास के बारे में जो छोटी छोटी बातें हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ठीक लगता है हमारा लेक्चर तो हमारा सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में जो इस तरह के कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, जहाँ पर हिंदी व्याकरण के तौर पर पूछी जाती है। तो अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं जो इस इतिहास से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं उनका। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।